हेलो दोस्तों, आराध्या एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 46 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 47 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 46 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 47 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको एएसआई बोलते हैं, ठीक है। इस विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? इस विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों 1861 ईस्वी में दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। और इसके पहले जनरल है वो अलेक्जेंडर कनिगम ही बने थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर क्या हुआ था दोस्तों? फिर 1902 के अंदर 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। ये आपको इसमें इतना याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 1921 में, अब पूछ लिया दोस्तों यहाँ पे 1921 में, 1921 में दोस्तों एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक है वो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, अब ये सर जॉन मार्शल के बारे में प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, ठीक है। किसके निर्देशन में? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है वो मित्रों कौन सा है? तो वो है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी कि बैक्ट्रिया बताया है? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान है वो मध्य एशिया यानी कि बैक्ट्रिया बताया है? तो दोस्तों वो बताया है किसने? तो वो बताया है दोस्तों विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो निधन है वो कहां पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में, दोस्तों कुशीनगर में इनका निधन है वो हुआ था, ठीक है। हिरण्यवती नदी के तट पर, कुशीनगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बुद्ध के निधन की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो दोस्तों वो है चंपा। क्या नाम था? चंपा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इंडिका के लेखक हैं दोस्तों, इंडिका एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों मेगस्थनीज।
कौन है? मेगस्थनीज इस पुस्तक के लेखक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों यूनानी राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। और किसके दरबार में आया था दोस्तों? किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों ये आया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो दोस्तों किसे माना जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक है वो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और वैसे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे वास्तविक के बारे में पूछा है तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस भूभाग को यवद द्वीप कहा गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास में किस भूभाग को यवद द्वीप कहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जावा को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जावा को याद रखना। ठीक है, यवद द्वीप के कहा गया है भारतीय साहित्य में, तो जावा को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से था? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वो कौन से राज्य से था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल। यहाँ पर है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनका जन्म है वो दोस्तों एक ब्राह्मण परिवार में बंगाल के नदिया गांव में हुआ था। ठीक है, 101 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। बताइए, बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, इनको दोस्तों अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो ये कब किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1572 से 1574 तक। 1572 से 1574 तक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करने हेतु औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करने हेतु औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों वो अधिकारी है मुहतसिब। ठीक है, औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करने हेतु? तो मुहतसिब की। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक और राजनीतिक दो चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, यह तत्कालिक कारण माना गया है। ठीक है, और राजनीतिक कारण था डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो सर्वप्रथम किसने शुरू किया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय है? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा है वो है दोस्तों कितनी? 30 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।
आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 245 तथा 246। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। मित्रों देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको रिट के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिट भारतीय इतिहास, रिट राजस्थान इतिहास, रिट राजस्थान कला संस्कृति, रिट राजस्थान का भूगोल, रिट भारत का भूगोल, रिट विश्व का भूगोल, रिट पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको वहां अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। उन फोल्डरों के अंदर दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो उन क्लासों को जरूर देखें। मात्र और मात्र दोस्तों 5 से 6 दिनों के अंदर आप वो क्लासें हैं वो सारी देख सकते हैं, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट रोजाना देकर आप हमारे साथ में चल सकते हैं। रोजाना आपको टेस्ट जरूर देना है और पूरा देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, ठीक है। और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? बताइए कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर ये थी, ठीक है। आगे देखिए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सदस्यों का चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, ठीक है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों संविधान सभा के विषय के अंदर अपना पहला और दूसरा कथन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। 1 और 2 इसमें क्या है, गलत कथन है, ठीक है। 112 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? तो दोस्तों ये चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है, किस कटिबंध को शीत विहीन कटिबंध कहा जाता है? किस कटिबंध को शीत विहीन कटिबंध है कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्ण कटिबंध को। उष्ण कटिबंध को शीत विहीन कटिबंध है वो कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन का प्रकार है और सूची सेकंड में प्रदेश दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये तराई प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये पाए जाते हैं दोस्तों मध्य गंगा मैदान में, मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन जो वन है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये दोस्तों सह्याद्री में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, जुलाई के अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। तो दोस्तों ये स्थित होता है 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास ये अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जिसमें हो जाएगा। ठीक है, ITCZ। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं, तो ये किसके उप प्रदेश हैं? कोंकण, कनारा और मालाबार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पश्चिमी तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, दो बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? दो बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो दोस्तों इनमें 365 दिनों का क्या होता है? अंतराल होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 365 दिनों का। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं, बताइए। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? तो दोस्तों वे है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ग्रामीण घरेलू मालिकों को संपत्ति अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना। ग्रामीण घरेलू मालिकों को संपत्ति अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना, ये स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में? तो दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना 8 प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है दोस्तों। आगे देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो स्थिति होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों सिजीगी, सिजीगी बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सिजीगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है स्थानीय पवन का नाम और दूसरी तरफ है क्षेत्र जहां प्रवाहित होती है। एक तरफ है स्थानीय पवन का नाम, दूसरी तरफ क्षेत्र जहां प्रभावित होती है। देखिए एक तरफ है हवा है, दूसरी तरफ है क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे चिन्हुक है, ये कहाँ चलती है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, ये स्थानीय पवन है चिन्हुक। और सिराको है, ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली स्थानीय पवन है। ब्रिक बिल्डर्स है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। और खमशीन है, ये मिस्र में चलने वाली पवन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 1 3 4।
2 1 3 4। तो यहाँ पे अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 1 3 4। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रोम्बोली। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली, याद रखना, यानी कि लाइट हाउस। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं, तो वो कौन है? तो वो है विजयदान देथा। विजयदान देथा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयदान देथा। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 157। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गेंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गेंदड़ नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र का है दोस्तों, ये गेंदड़ नृत्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। 131 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दोस्तों ये भरतपुर में है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर में है। आगे देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रताप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी आपको याद रखना है, कानपुर से प्रकाशित होता था दोस्तों ये। 133 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है विलियम ईडन। विलियम ईडन ये दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अल्बर्ट हॉल नाम है, तो दोस्तों अल्बर्ट हॉल नाम है, क्या है अल्बर्ट हॉल? तो दोस्तों ये जयपुर में एक संग्रहालय है। ठीक है, अल्बर्ट हॉल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कौन से गांव में? तो ये थुम्बली गांव बाड़मेर में। थुम्बली गांव बाड़मेर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा स्थान है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है दोस्तों। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों द्वितीय स्थान है। ठीक है, पहला गुजरात का है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 137 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, जवाई बांध जो कि कहां पर है दोस्तों? पाली में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर बांध है, ये भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। माही जग बजाज सागर बांध है, ये दोस्तों बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है?
जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर में जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बनास बेसिन का। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास बेसिन का। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैराट से। ठीक है दोस्तों, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव की डूंगरी की खुदाई से दोस्तों पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष है वो मिले हैं। ठीक है, जिसमें सूती कपड़े से बंधी 37 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर बैराट। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की थी, तो वो किसने की थी? सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की थी, तो वो की थी मुदालियर आयोग ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुदालियर आयोग ने। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने कहा कि सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके द्वारा अतीत, वर्तमान तथा उदीयमान भविष्य में अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है? किसने कहा कि सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके द्वारा अतीत, वर्तमान तथा उदीयमान भविष्य में अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वी माइकेलिस। जॉन वी माइकेलिस। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षक प्रदान विधि के अंतर्गत आती है। शिक्षक प्रदान विधि के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्याख्यान विधि। 144 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर बातचीत करते हैं, यह कथन किसका है? वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर बातचीत करते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है जेम्स एम ली का। जेम्स एम ली का कथन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया। प्रच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया, तो ये किया गया दोस्तों रिचर्ड सचमैन द्वारा। रिचर्ड सचमैन द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य और दृश्य, यानी कि जिसको अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दोस्तों, वो है इसमें दूरदर्शन। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूरदर्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, 147 नंबर का प्रश्न है, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, तो वो दर्शाता है दोस्तों प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था दोस्तों? ये पेश किया गया था डेविड कोलब के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नकारात्मकता है, ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 150 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? निम्न में से कौन आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संभाव्यता। संभाव्यता, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संभाव्यता। दोस्तों
अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 1 से 30 तक, फिर उसके बाद में हिंदी के और फिर उसके बाद में संस्कृत के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है वो करवाई गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उन क्लासों को जरूर देखें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए अब अपन शुरू करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि जिससे कि छात्र बताइए क्या करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिससे छात्र है वो व्याख्या सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, छात्रों और शिक्षक में पारंपरिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों द्वंद्व। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। दोस्तों क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रतिस्थापित किए गए हैं दोस्तों लोगों के स्थान पर जानवरों को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? बताइए। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 35 से 40 से 50 से 55। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और प्रतिभाशाली के लिए 140 से अधिक और जड़ बुद्धि के लिए दोस्तों 25 से कम। और मैंने यहाँ पे बताया आपको 35 से 40 से 50 से 55 तक ये सामान्य मंदित यानी कि मंद बुद्धि आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्तों देखिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होनी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुविधादाता होनी चाहिए।
8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदात्तीकरण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदात्तीकरण। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए इसमें कथन सही है, एक ही कथन सही है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसमें। देखिए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों ये भी कथन सही है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए सही है। ठीक है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी सही है, एक नहीं, इसमें तो दोस्तों सारे सही होंगे। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने नहीं किया? थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया, कॉलर ने किया, लेकिन बीएस ब्लूम ने नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीएस ब्लूम। आगे देखिए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो दोस्तों क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा कहा गया है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है स्किनर का। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्य बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ है विकास के सिद्धांत का नाम है, दूसरी तरफ है सिद्धांत का वर्णन है, दूसरी तरफ है सिद्धांत का वर्णन है। तो दोस्तों इसमें देखिए समीप दुर्विमुख दिशा, समीप दुर्विमुख दिशा, तो इसमें क्या होगा? इसमें सिद्धांत कौन सा आएगा? तो दोस्तों इसमें शरीर के इसमें आएगा दोस्तों शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, यानी कि पहले में क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें तो सीधा सा है, सिर से पैर का क्रम है। कौन से ऑप्शन में? तो दोस्तों सिर से पैर के क्रम में। तो यानी कि पहले का 4, दूसरे का है, तीसरा देखिए अंत्यव्यक्तिक विभिन्नताएं, अंत्यव्यक्तिक विभिन्नताएं, इसमें आएगा दोस्तों विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और चौथे का आएगा दोस्तों कि अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं, इसमें किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी ए बी सी, डी ए बी सी, यानी कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्कूलों में
स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बताइए, क्योंकि दोस्तों समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों रहे हैं? समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित से यानी कि ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, तो वो बुद्धि लब्धि किससे कम है, यानी कि वो बुद्धि लब्धि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो बुद्धि लब्धि है दोस्तों 70 से कम। ठीक है, जिनको न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका है वो अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? बताइए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रीय चरण। चक्रीय चरण, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चक्रीय चरण। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? सभी को पता होगा, ये तो 45 है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। आगे देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्वपन विश्लेषण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वपन विश्लेषण। आगे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों एक शिक्षक से बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है दोस्तों, वो है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा प्राय बालकों की बुद्धि का मापन है वो किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गिलफर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया? तो कौन से क्रम में नामकरण किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संक्रिया, संगठक और उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सक्रिय, संगठन, संगठक और उत्पाद। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? निम्न में से कौन है बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो कौन देता है दोस्तों? वो है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, स्कीमा का मतलब क्या है? दोस्तों स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ये स्कीमा का मतलब है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है?
आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों वो है कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो वो प्रस्तावित बदलाव कौन सा है? तो वो है दोस्तों मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण से लचीलापन, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, देवनारायण अनुप्रति योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रोत्साहन राशि किस वर्ग के लिए देय है? देवनारायण अनुप्रति योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रोत्साहन राशि किस वर्ग के लिए देय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों आगे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 31 से 60 तक। देखिए यहाँ पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अन्वेक्षण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेक्षण शब्द में तो दोस्तों अनु प्लस एषण, तो इसमें यन संधि का प्रयोग हुआ है, यन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों खेल विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेल विधि। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। ठीक है, इच्छावाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्र वाक्य है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का गुण क्या है? तो वो है उचित ध्वनि निर्गम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये गद्यांश से संबंधित अपने को पढ़कर उत्तर देना है 36 से 40 तक। ठीक है, तो मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, अग्नि पद हेतु पर्यायवाची शब्दों का सही जोड़ा है। दोस्तों सीधा है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आग, अनल और दहन, ये तीनों दोस्तों अग्नि पद के पर्यायवाची हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अन्य ने पद में संधि है। दोस्तों अन्य ने पद में संधि है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अन्य प्लस अन्य। आगे देखिए, गद्यांश में आया नदी शब्द है। दोस्तों ये नदी शब्द क्या है? तो नदी तत्सम शब्द है। दोस्तों ये क्या है? तत्सम शब्द। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गतिशीलता पद में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है। मूल शब्द क्या हो जाएगा? गतिशील। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश में आए महासागर पद में समास है। गद्यांश में आए महासागर पद में समास है, तो वो कौन सा है? महासागर में दोस्तों क्रमधारय समास है, यानी कि महान है जो सागर, महासागर। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी में भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। तो दोस्तों मानक हिंदी रूप है तो वो है भाई ये वाला भाषा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त मनुष्य अंग होते हैं। मनुष्य अंग दोस्तों दो ही होते हैं, यानी कि वाक्य के मनुष्य अंग, वाक्य के दोस्तों जो अंग हैं वो दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है वो क्या है?
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, यानी कि सूरज पर थूकना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये हासिल है, हासिल, ये विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों ड्यूवी और किलपैट्रिक को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है तो वो कौन सा है? तो वो है निदानात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर सॉरी, निदानात्मक नहीं, संकलात्मक मूल्यांकन होगा इसमें। ठीक है, संकलात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जीवा रसना अक्षी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवा रसना अक्षी। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना, इत्यादि इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च प्राथमिक स्तर के। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है ये भी। ठीक है, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। आप गद्यांश पढ़ोगे तो भी आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, गद्यांश में आए अस्पताल, औषधालय, राशि आदि शब्दों का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, अस्पताल का हो जाएगा अस्पतालों, औषधालय का औषधालय हो जाएगा, और राशि का क्या हो जाएगा? राशियां या राशियों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ गए, पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ गए, इस वाक्य को भविष्यत काल में परिवर्तित करने पर उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो उपयुक्त वाक्य है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गद्यांश में आए संख्या शब्द में प्रयुक्त लिंग है। संख्या शब्द में प्रयुक्त लिंग कौन सा है? तो ये स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब संस्था चली गई तो लोग पुनः अपने डर्रे पर आ गए, वाक्य में रेखांकित शब्दों का राजस्थानी रूप होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो पुनः अपने डर्रे पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि जो राजस्थानी रेखांकित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेखांकित शब्द मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा अपने, देखिए तो यहाँ पे अपने, अपने के आगे दोस्तों रेखांकित कर लीजिए, जैसे मैंने इसको आगे कर लिया। ठीक है, तो अपने का राजस्थानी रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अपने का हो जाएगा खुद को आपनो, खुद को आपनो। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए,
देखिए उडीगणो शब्द का हिंदी में निम्न में से कौन सा अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इंतजार या प्रतीक्षा करना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए परामर्श कक्ष है, श्रवण कक्ष है, नियंत्रण कक्ष है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विश्राम कक्ष, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा दोस्तों छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सूरज प्रकाश के रचयिता है। सूरज प्रकाश के रचयिता है वो कौन है? तो दोस्तों सूरज प्रकाश के रचयिता है वो करनीदान कविया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? क्या उपचार करेंगे आप? तो दोस्तों वो है उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, यानी कि उसके अशुद्धि लेखन को दूर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अध्ययन कार्य का आवंटन है, अध्ययन हेतु निर्देश है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन है। तो यहाँ पे कलात्मक प्रायोजना, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं कि भाषा सेकंड संस्कृत के अपन 30 प्रश्न वो पढ़ने वाले हैं। मुझे संस्कृत कम आती है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज्यादा देख के चलना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये भी। देखिए यहाँ पे भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों वो है शुद्धोच्चारणम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुद्धोच्चारणम। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए अधि सिंह संस्थान साक्रम सूत्र शोधारणम अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिय वैकुंठम अधिशेते। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत भाषा या श्रवणम संभाषणम च केन विधिना भवता है। तो दोस्तों यानी कि संस्कृत भाषा में श्रवण और संभाषण किस विधि से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष विधिना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, है वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कंठ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधेय परम नाम की मस्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्याकरण अनुवाद विधि। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लज्जित चास्मी अस्मिन पदे का संधि वर्तते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विसर्ग और दीर्घ संधि वर्तते। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कन्याया रक्षणे तस्या पाटने दच्चित है स्थासैसी। इत्यत्र स्थासैसी पदे क लकार प्रजुते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लट लकार है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अहम कथम विस्मृतवान इत्यत्र विस्मृतवान पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कत्वतु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शालिनी अलम पाश्चातापेन
इत्यत्र अलम इति पदस्य योगे का कारक विभक्ति प्रयुते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तृतीया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तृतीया। नेक्स्ट 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यथेव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे हृदय है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अत्र रेखांकित पदे का कारक विभक्ति प्रयुते, हृदय का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो है हृदय शब्द है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है शुद्धोच्चारणम, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शुद्धोच्चारणम। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकारे विकासे, कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकासे तीव्र गति मान दाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रुचि सिद्धांत है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मूल्यांकन से कति भेदा संति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दो, मूल्यांकन के दो भेद है दोस्तों, एक संरचनात्मक और एक योगात्मक, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, श्रवण भाषा पठन कौशलानाम मूल्यांकन कया परीक्षा कृतु शक्यते। राइट आंसर हो जाएगा वो है मौखिक परीक्षा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए संगणार्थम, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गद्यांश से संबंधित उत्तर देना है, यहाँ पे गद्यांश नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट चल रहे। देखिए, सदैवास्ति इतस्य पदस्य उचित संधि विच्छेद वर्तते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदैव प्लस अस्ति, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महाशक्ति भी इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तृतीया, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सस्य धैर्य अस्मिन पदस्य संधि विच्छेद वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सस्य है प्लस धरा प्लस इयम, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत श्रवण भूमि है इतस्य समास विग्रह किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत से स्वर्ण भूमि है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वर्ण वद इत्यत्र नए वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुर्दा, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मुर्दा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधेय पंच पदानी अधोलिखितेषु एक है पदम नास्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आवरण से निर्धारणम, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सज्जन है आसने अधितिष्ठति वाक्य मिदम शोधियत, बताइए, यानी कि सज्जन आसने अधितिष्ठति, इस वाक्य को शुद्ध करने पर सही वाक्य है वो क्या होगा। दोस्तों इसका सही वाक्य होगा सज्जन आसन मदि तिष्ठति, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मूल्यांकनम कतिविदम, मूल्यांकनम कतिविदम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द्विविधम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पद्य अस्मिन कश्चित् छंदसः प्रयोग अस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपजाति छंदस, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतःस्थः वर्णा सन्ति, अंतस्थ वर्ण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यरलव है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यतिक्रम है पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो वो है दोस्तों यहाँ पे क्रम है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मया फलानी खाद्यन्ते इतस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहम फलानी खादामी, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संगम इतस्य लिंगम वर्तते, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों पुलिंग, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु
अचवर्णा कति संति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितने, तो वो है 9। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मृग है प्रतिदिनम सस्यम खादति वाक्य से प्रश्न निर्माणम करोत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मृग है प्रतिदिनम किम खादति। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर करवाया है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।